नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लक्ष्य विद अतुल और आज हम बात करेंगे कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत पूछे जाने वाले मानचित्र कार्य के बारे में। हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि इतिहास से 5 नंबर का और भूगोल से 5 नंबर का मानचित्र कार्य बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। तो आज हम इतिहास से पूछे जाने वाले प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। इतिहास विषय में एक चैप्टर है भारत में राष्ट्रवाद। तो भारत में राष्ट्रवाद नामक चैप्टर से ही आपसे मानचित्र कार्य पूछा जाता है और इस चैप्टर में 2 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख जो अधिवेशन, उस चैप्टर में जो महत्वपूर्ण अधिवेशन किए जाते हैं उन स्थानों को आपको चिन्हित करने के लिए पूछता है, और दूसरा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख केंद्र। पूरे चैप्टर में जो महत्वपूर्ण केंद्र होते हैं उन महत्वपूर्ण केंद्रों को आपको मानचित्र में प्रदर्शित करना होता है। तो ये 4 क्वेश्चन और इधर 6 क्वेश्चन ये हैं, इनसे प्रश्न पूछे जाएंगे। सबसे पहले हम इन स्थानों को मानचित्र में प्रदर्शित करके दिखाते हैं आपको, और उसके बाद उनकी डिटेल पर भी चर्चा करेंगे। प्रश्न आपसे कैसे पूछा जाएगा? इस सेक्शन से पूछा जाएगा कि वह स्थान जहां पर सितंबर 1920 का कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। आपको ये नहीं दिया जाएगा, स्थान का नाम नहीं बताया जाए। वह स्थान जहां पर दिसंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। इसी पैटर्न पर इस टाइप से क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। इस टाइप के बारे में हम बात करेंगे आगे। तो चलिए सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अधिवेशन हैं 4, उन अधिवेशनों की लोकेशन को समझ लेते हैं। हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि मैपिंग को समझने के लिए अच्छी तरह से आपको भारत के प्रमुख राज्यों के बारे में पता होना चाहिए, और हमने मैपिंग के बेसिक वाले वीडियो में इस बात को बताया भी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जा कर के उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सितंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में। कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ। कलकत्ता कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में है। कलकत्ता कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में। आइए ढूंढते हैं कलकत्ता को। पश्चिम बंगाल ये है, और ये आपका रहा पहला आंसर। कलकत्ता की लोकेशन है हुगली नदी किनारे, यहाँ पर हुगली नदी है। इसके बाद दूसरा नंबर है आपका प्रश्न, दिसंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो नागपुर, और नागपुर पड़ता है आपका महाराष्ट्र में। ये महाराष्ट्र पूरा राज्य यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में बना हुआ है आपका नागपुर। नंबर 2 का आंसर आपका हो गया नागपुर। लगभग ये मान लीजिए कि जैसे हमारी नाभि होती है शरीर में, उसी तरह से नागपुर की भी लोकेशन है। हमारी नाभि के पास नागपुर की लोकेशन है, तो बीच से थोड़ा नीचे इसकी लोकेशन है। नंबर 3 पर दिसंबर 1927 का अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो दिसंबर 1927 का अधिवेशन मद्रास में हुआ था। मद्रास, अब आप आज ढूंढेंगे मद्रास तो आज आपको मद्रास नहीं मिलेगा मानचित्र में कहीं पर भी, क्योंकि यहाँ पर इस पूरे एरिया पर एक प्रोविंसी हुआ करती थी। उस प्रोविंसी का मद्रास नाम हुआ करता था। बहुत बड़ा यहाँ पर एक राज्य हुआ करता था अंग्रेजों के समय में, उस राज्य को मद्रास कहा जाता था। मद्रास पूरा एक प्रांत था, ठीक है। बाद में मद्रास के कई टुकड़े हो जाते हैं और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तमाम इसमें अलग हो जाते हैं। तो जो आपको ये तमिलनाडु वाला एरिया था, इसको ही पुराने समय में मद्रास कहा जाता था। कह सकते हैं कि इसकी जो राजधानी थी तमिलनाडु की राजधानी आज क्या है? चेन्नई है। चेन्नई को ही मद्रास उस समय कहा जाता था। तो आपको चेन्नई इंगित करना होगा। तो चेन्नई की लोकेशन कहाँ पर है? ये आप देख रहे हैं, ये पूरा तमिलनाडु है, और तमिलनाडु के इस उत्तरी किनारे पर समुद्र के तट पर जो जगह है उसको, शहर को चेन्नई कहा जाता है, और चेन्नई को ही मद्रास कहा जाता था पहले के समय में। तो मद्रास अगर आप पूछे तो आपको चेन्नई दिखाना पड़ेगा, और राज्य आप क्या बताएंगे? दिमाग में क्या रखेंगे? तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में आपका हो गया मद्रास। चौथा और अंतिम प्रश्न है, दिसंबर 1929 का लाहौर अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो लाहौर उस समय पर तो इंडिया में ही था, लेकिन प्रेजेंट टाइम में ये कहाँ पर है? ये पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में आप यहाँ पर देखेंगे लगभग ये आपका पंजाब है, और पंजाब के पास अमृतसर के बगल में यहाँ पर आपका लाहौर मिलेगा, और ये आपका हुआ चौथा आंसर। तो इस तरह से आपने सारे आंसर क्लियर कर लिए हैं। पहले नंबर पर आपका कलकत्ता, फिर नागपुर दूसरे नंबर पर, इसके बाद तीसरे नंबर पर आपका
मद्रास या चेन्नई, और चौथे नंबर पर लाहौर। आइए इनके डिटेल के बारे में भी बात कर लेते हैं 2 मिनट में तुरंत। सितंबर 1920 का अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में, हमने अभी आपको बताया। इसके अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। क्यों इसका आयोजन किया गया था, क्या खास बात थी, तो आपको बता दें कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हो चुका था 1919 में, और उसकी वजह से विरोध हो रहा था कांग्रेसियों के द्वारा, या कांग्रेस पार्टी के द्वारा लगातार सरकार का विरोध हो रहा था और जांच की मांग की जा रही थी। लेकिन जब उस जांच से संतुष्ट नहीं हुए तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चालू करने का मोड़ बनाया। तो असहयोग आंदोलन इसीलिए सितंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन बुलाया जाता है और इसमें असहयोग का प्रस्ताव पारित किया जाता है। ये क्वेश्चन आपसे मानचित्र के अलावा थ्योरी में पूछा जाएगा कि वह स्थान बताइए जहां पर असहयोग का प्रस्ताव पारित किया गया था, वह अधिवेशन कांग्रेस का बताइए जहां पर असहयोग का प्रस्ताव पारित किया गया था। तो असहयोग का प्रस्ताव यहां पर पारित कर दिया गया। उस पर आगे बात करने के लिए दिसंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन बुलाया गया नागपुर में। विजय राघवाचारी ने इसकी अध्यक्षता की और कांग्रेस ने अपना लक्ष्य स्वराज घोषित कर दिया। ये भी आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि कांग्रेस ने अपना लक्ष्य स्वराज कांग्रेस के किस अधिवेशन में घोषित किया था, तो कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस ने अपना लक्ष्य स्वराज घोषित किया था। इससे पूर्व उनका लक्ष्य क्या था, ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन, यानी इससे पहले कांग्रेस अब देश को आज़ाद नहीं करना चाहती थी, यानी वो अंग्रेजों के अंडर में रह करके स्वशासन चलाना चाहती थी। लेकिन जैसे ही ये घटना होती है बड़ी 1919 में, तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब हमें स्वशासन नहीं चाहिए, यानी अब हम अंग्रेजों के अंडर में रह करके शासन नहीं चलाएंगे, अब हमें हमारा स्वराज चाहिए, यानी हमारा स्वराज हमको पूरा दीजिए। पहले उनके अंडर में रह करके स्वशासन की इन्होंने मांग रखी थी। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव भी पारित किया जाता है, यानी आपने पीछे देखा असहयोग का प्रस्ताव पारित किया गया था सितंबर 1920 में, लेकिन यहाँ पर असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया। किस तरह से असहयोग आंदोलन हम लोग चलाएंगे, उसके लिए क्या क्या तरीका होगा, किस तरह से हम वकील जो लोग हैं वकील मदद नहीं करेंगे, अपना काम बंद कर देंगे, विद्यार्थी अपना काम बंद कर देंगे, जो चपरासी हैं वो अपना काम बंद कर देंगे, हड़ताल की तरह करेंगे, और ब्रिटिश जो लोग यहाँ पर हमारे देश में शासन कर रहे हैं उनकी शासन में मदद नहीं करेंगे। बात करते हैं दिसंबर 1927 के मद्रास अधिवेशन की। मद्रास में इसका आयोजन किया गया। मोहम्मद अली अंसारी या M.A. अंसारी ने इसकी अध्यक्षता की थी और इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव पारित किया जाता है। अभी तक इन्होंने क्या मांगा था, 1920 में इन्होंने मांगा था स्वराज, अब यहाँ पर क्या हो गया, पूर्ण स्वराज, और एक कदम आगे बढ़ गए, प्रस्ताव पारित किया गया। लेकिन ये प्रस्ताव ज़्यादा सक्सेस नहीं हो पाया, इस पर ज़्यादा बात आगे नहीं हो पाई और इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। यही पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव आगे चलेगा और 1929 में सक्सेस होगा, तो उस पर बात करेंगे। 1927 में ही साइमन कमीशन का बहिष्कार करने हेतु प्रस्ताव पारित किया जाता है। साइमन कमीशन हमारे देश आ रहा था, 1927 में ही चल दिया था और 1928 में यहाँ पे आ जाता है विभिन्न प्रकार की रिपोर्ट लेने के लिए। और साइमन कमीशन का विरोध इसलिए किया गया क्योंकि उसमें कोई भी भारतीय शामिल नहीं था। साइमन कमीशन के अंतर्गत 7 सदस्यीय जो समिति थी, उस 7 सदस्यीय समिति में कोई भी भारतीय न होने की वजह से उसका विरोध किया गया था। उसके विरोध करने का भी, बहिष्कार करने का भी प्रस्ताव इसी दिसंबर 1927 के मद्रास अधिवेशन में कांग्रेस ने पारित किया था। इसके बाद अभी हमने आपको बताया कि पूर्ण स्वराज की जो मांग है वो ठंडे बस्ते में डाल दी गई थी, सक्सेस नहीं हो पाई थी। उसका आगे चल करके क्या किया जाता है, विस्तार किया जाता है। दिसंबर 1929 में लाहौर में अधिवेशन हुआ। जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, जवाहरलाल नेहरू ने की थी। और इसमें पूर्ण स्वराज को कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य घोषित कर दिया जाता है। पूर्ण स्वराज यानी अब हमको अंग्रेजों का कोई इंटरफेयर नहीं चाहिए, उनको पूरी तरह से हमारे देश से भगाना है और ये हमारा टारगेट है, मेन टारगेट है। पूर्ण स्वराज को प्राप्त करने के लिए आगे आते हैं महात्मा गांधी और उन्होंने आंदोलन की बागडोर संभाली थी। उस पर हम बात करेंगे हिस्ट्री के थ्योरी वाले वीडियो में। और पूर्ण स्वराज की जब मांग का प्रस्ताव पारित किया जाता है, मुख्य लक्ष्य घोषित किया जाता है, तभी से इन्होंने सोचा कि पूर्ण स्वराज की हम मांग तो मांग रहे हैं या हमारा लक्ष्य मुख्य रूप से तो है, लेकिन लोगों को इस बात को कैसे पहुंचाया जाए। तो लोगों को इस बात को पहुंचाने के लिए उन्होंने हर साल 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाना
चालू कर दिया था। याद रखिए, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस अलग अलग चीज़ें हैं। अब हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं, लेकिन उन्होंने उस दिन स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया था, और इस स्वतंत्रता दिवस के माध्यम से देश स्वतंत्र हुआ नहीं था, लेकिन इस दिवस को मनाकर लोगों को जागरूक करने का उनका उद्देश्य था। मनाते रहे। जब देश आज़ाद हो गया तो ये दिवस का महत्व खत्म हो ना जाए, इसलिए इसी दिन संविधान को लागू किया गया, कुछ दिन रोक करके। आपको पता होगा हमारे देश का संविधान 26 नवंबर 1949 को तैयार हो जाता है बन करके। उसके कुछ आर्टिकल लागू भी कर दिए जाते हैं, लेकिन 26 जनवरी का जो महत्व है, जो लगभग 20 साल से हम लोग मनाते आ रहे थे, उसका महत्व खो न जाए, इसलिए 26 जनवरी का वेट किया गया, और अगली आने वाली 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू किया गया, और इस दिन हमारा देश गणतंत्र बना। और इसी वजह से आज हम 26 जनवरी को क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस मनाते हैं। हालांकि 1930 के बाद से हम 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते रहे लगभग 20 साल। तो ये आपका कंप्लीट हुआ, एक सेक्शन हमने कंप्लीट किया है। आइए दूसरे सेक्शन पर चलते हैं। दूसरे सेक्शन से प्रश्न पूछे जाते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख केंद्र, वो महत्वपूर्ण केंद्र जो इस चैप्टर के दौरान या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान चर्चित रहे हैं। आइए उन पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम गुजरात के बाहर वाले जो बिंदु हैं उन पर चर्चा कर लेते हैं। तो नंबर 1 पर चंपारण है, इसके बाद पंजाब है, और इसके बाद उत्तर प्रदेश। चंपारण में कोई घटना हुई थी, उस घटना पर आगे हम डिटेल से अगली स्लाइड में बात करेंगे, पर अभी हम बात करते हैं इनकी लोकेशन के बारे में। बिहार, आप जान रहे हैं कि ये पूरब राज्य है, जो ये बिहार है, और बिहार में एक जिला भी है, एक स्थान भी है, उसका नाम क्या है? चंपारण। तो ये आपका पहला फैक्ट हुआ। नंबर 4 पर अमृतसर, ये अमृतसर आपका पंजाब है, और पंजाब में ही बॉर्डर में ही यहाँ पर आपका अमृतसर है, और ये स्थान बहुत पॉपुलर है, अभी हम चर्चा भी कर चुके हैं पीछे। नंबर 4 पर अमृतसर हो गया। इसके बाद नंबर 5 पर उत्तर प्रदेश में चौरी चौरा, ये यूपी आप जानते हैं अच्छी तरह से, और इसमें कौन सा स्थान है? चौरी चौरा। तो इस तरह से गुजरात के बाहर के 3 स्थान हो गए। अब 3 स्थान जो अगले हैं वो गुजरात में ही। तो कौन कौन से हैं? आप देख रहे हैं इधर खेड़ा, यहाँ पर अहमदाबाद हो गया, और यहाँ पर आपका खेड़ा हो गया, और यहाँ पर आपका दांडी हो गया। आइए इन पर भी चर्चा करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि गुजरात में तीनों स्थान लगभग एक जगह पर हैं, तो आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, इसलिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, उस ट्रिक से आप तीनों को रट लीजिएगा। आपको हम ट्रिक बताते हैं अखाड़ा, अखाड़ा। आ से अहमदाबाद, खा से खेड़ा, और डा से डांडी। यानी ये तीनों स्थान क्रमशः हैं। नंबर 1 पर आपका मिलेगा अहमदाबाद, अहमदाबाद यानी नंबर 3। नंबर 2 पर आपको यहाँ पर मिलेगा खेड़ा, खेड़ा यानी नंबर 2, आपको स्लाइड में दिखाई दे रहा है। और डा से डांडी, नंबर 3 पर, तीसरे क्रम पर आपको मिलेगा डांडी, जिसका स्थान वहाँ पर स्लाइड में 6वां है। तो इस तरह से अखाड़ा से आप ध्यान रखेंगे कि ऊपर वाला आ है, फिर खा है, फिर नीचे डा है। डांडी एकदम लगा हुआ है, आपको पता होगा नमक यात्रा वाली घटना, तो डांडी समुद्र से लगा ही होगा एकदम, और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो वो अगले स्थान आपको मिलेंगे। आइए इन स्थानों की थ्योरी को भी समझ लेते हैं, क्या कहानी रही है। आपसे प्रश्न कैसे पूछा जाएगा? आपसे प्रश्न पूछा जाएगा वह स्थान जहां पर नील की खेती करने वाले किसानों ने आंदोलन किया, तो आप बताएंगे, उसका जगह का नाम भी आपको बताना पड़ेगा कि चंपारण लिखना पड़ेगा, और उसको इंगित भी करना पड़ेगा। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा वह स्थान जहां सूती मिल श्रमिकों का सत्याग्रह हुआ, तो आपको स्थान भी लिखना पड़ेगा। वह स्थान है अहमदाबाद, गुजरात राज्य में, और उसको चिन्हित भी आपको करना पड़ेगा। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैंने आपको बता दिया है, इसी से आपको समझ लेना है। हम हल्का हल्का इन पर चर्चा कर लेते हैं, थोड़ा थोड़ा डिटेल में बात करेंगे हिस्ट्री के वीडियोज़ में। 1917 में नील की खेती करने वाले जो किसान थे बिहार के, उन बिहार के किसानों के ऊपर अत्याचार किया जाता है बागान मालिकों के द्वारा, और इस अत्याचार से बचने के लिए उन्होंने क्या किया? आंदोलन खड़ा किया, और महात्मा गांधी को उसमें
इनवाइट किया गया, बुलाया गया और महात्मा गांधी उनकी समस्या को देखने के लिए पहुंच जाते हैं और आंदोलन खड़ा करते हैं और बाद में उनका आंदोलन सफल होता है। तो ये होता है आंदोलन 1917 में बिहार के चंपारण स्थान पर नील की खेती करने वाले किसानों का एक आंदोलन था। महात्मा गांधी ही नंबर दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं। गुजरात के खेड़ा नामक स्थान पर यहाँ पर अकाल पड़ गया था और अकाल संहिता में सीधा सीधा लिखा हुआ था कि अगर कभी भी अकाल पड़ेगा तो जो किसान है वो उसका जो लगान है वो माफ़ कर दिया जाएगा। लेकिन अकाल पड़ने के बावजूद भी लगान माफ़ नहीं किया गया था। इस वजह से किसान नाराज थे और उन्होंने आंदोलन कर दिया था और इस आंदोलन में भी महात्मा गांधी पहुंच जाते हैं और महात्मा गांधी ने रिजल्ट ये निकलवाया कि जिन किसानों को आमदनी हो गई है यानी जिनके पास अनाज पैदा हो गया है वो क्या कर दें, टैक्स दे दें। जिनके पास अनाज नहीं है एक भी तो वो टैक्स ना दे। तो इस तरह से इसका रिजल्ट निकलता है। ये भी महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया आंदोलन था। तीसरे नंबर पर भी महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया आंदोलन था गुजरात के अहमदाबाद में। होता ये है कि ये जो आंदोलन है मिल श्रमिकों का है, यानी सूती मिल में कपड़े बनाने वाले जो श्रमिक हैं उन्होंने ये आंदोलन किया है। सत्याग्रह है एक प्रकार का और ये सत्याग्रह इसलिए किया जाता है क्योंकि अभी तक श्रमिकों को मिलता था प्लेग बोनस, यानी जब भी कभी भी प्लेग आ जाता है, प्लेग फैल जाता है तो बोनस मिलता था। जैसे दीपावली का बोनस इस समय मिलता है कर्मचारियों को, तो मिलता था बोनस। लेकिन वो प्लेग का बोनस जो सरकार है बंद करना चाहती थी या जो मिल के मालिक थे वो बंद करना चाहते थे। इस वजह से उन्होंने ये आंदोलन किया। आंदोलन में यहाँ पर भी महात्मा गांधी पहुँच गए और उन्होंने यहाँ पर भूख हड़ताल भी की और यह आंदोलन भी सफल रहा। तो इस तरह से 3 आंदोलन आपको रटे होने चाहिए, चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद। इनका समय भी ध्यान रखिएगा। महात्मा गांधी के द्वारा इनको ऑपरेट किया गया था। अगले जो 3 आंदोलन है वो महात्मा गांधी से ज़्यादा संबंधित नहीं है नज़दीकी से, लेकिन समझते हैं उनके बारे में भी। अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। आपको बता दें कि रॉलेट एक्ट लागू किया गया था, जिस पर हम डिटेल से आगे बात करेंगे। तो रॉलेट एक्ट का विरोध देश में जगह जगह पर हो रहा था और इसी रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए पंजाब के अमृतसर शहर में, अमृतसर में स्वर्ण मंदिर है, आप जानते हैं। स्वर्ण मंदिर के पास ही एक बगीचा है जिसको जलियांवाला बाग कहा जाता है। वहाँ पर भी लोगों की भीड़ इकट्ठी हुई थी बैसाखी के दिन और इस भीड़ का फ़ायदा उठाकर आपको कहानी पता ही है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कर दिया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा। इसी जलियांवाला बाग की आपसे लोकेशन पूछी जाएगी कि जलियांवाला बाग कहाँ है, या वह स्थान जहाँ पर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसको मानचित्र में चिन्हित कीजिए। हमने आपको बताया ही। अगले नंबर पर बात है 1922 की, 5 फरवरी 1922 की। होता ये है उत्तर प्रदेश का ये स्थान चौरी चौरा, जहाँ पर 1920 के आसपास से ही चालू हो जाता है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन लगातार चल रहा था। 1922 के आसपास 4 फरवरी 1922 को यहाँ पर हिंसा फैल जाती है। हिंसा में 23 पुलिसकर्मियों को जला दिया जाता है आंदोलनकारियों के द्वारा और इस वजह से हिंसा और ज़्यादा आगे न बढ़ जाए, महात्मा गांधी ने आंदोलन को वापस ले लिया। किस आंदोलन को? असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। किस डेट को वापस लिया था? 5 फरवरी 1922 को। इसी वजह से चौरी चौरा नामक स्थान काफ़ी पॉपुलर है। तो आपसे पूछा जाएगा वह स्थान जहाँ पर फरवरी 1922 में हिंसा हो गई थी असहयोग आंदोलन के दौरान और उस वजह से असहयोग आंदोलन को वापस लेना पड़ा। तो आपको चौरी चौरा बताना है और लोकेशन हमने पहले आपको बता दी उत्तर प्रदेश में। और लास्ट आपका आंसर है दांडी, गुजरात। हमने बताई लोकेशन। 12 मार्च 1930 में यहाँ पर कोई घटना होती है। घटना ये होती है, महात्मा गांधी ने एक आंदोलन चलाने की बात कही थी। आंदोलन का नाम था सविनय अवज्ञा आंदोलन। और सविनय अवज्ञा आंदोलन उन्होंने जिस घटना से शुरू की थी उस घटना को ही दांडी मार्च या नमक सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। उन्होंने क्या किया था, अपने आश्रम का नाम क्या था? साबरमती आश्रम, जो कहाँ पर है? अहमदाबाद में है। अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से यात्रा शुरू की थी और शुरू करके समुद्र तट में गए थे। समुद्र तट में स्थान है दांडी, गुजरात में। वहाँ पर जा कर के अपने अनुयायियों के साथ क्या किया था, वहाँ पर नमक कानून को तोड़ा था। नमक उठा लिया था समुद्र के किनारे से, तो इसी को नमक कानून को तोड़ना कहा जाता है।
और इसी यात्रा को क्या कहा जाता है? नमक सत्याग्रह कहा जाता है। 12 मार्च 1930 को लोग यहाँ से चलते हैं, यहाँ से अहमदाबाद से, और पहुँचते हैं वहाँ पर 5 अप्रैल को पहुँचते हैं। और इस तरह से इस पूरी यात्रा को क्या कहा जाता है? नमक सत्याग्रह कहा जाता है या दांडी मार्च कहा जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि वह स्थान जहाँ पर नमक सत्याग्रह किया गया, तो नमक सत्याग्रह कहाँ पर किया गया था? दांडी नामक स्थान पर, गुजरात के किस जिले में है दांडी? तो गुजरात के नवसारी वहाँ पर एक जिला पड़ता है और उसी जिले में दांडी नामक स्थान है। वहाँ पर महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह किया था, यानी नमक कानून को तोड़ा था। तो इस तरह से थ्योरी पर भी हमने चर्चा कर ली है। अपने अगले वीडियो में हम भूगोल के मानचित्र कार्य पर चर्चा करेंगे, जो थोड़ा सा बड़ा होगा क्योंकि उसका सिलेबस ज़्यादा है और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग भी होगा। अगर हमारे वीडियोज़ आपको पसंद आ रहे हैं, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, उनको सब्सक्राइब करने के लिए भी कहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।